नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आपके बीच आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, वो जानना चाहते हैं। और मुद्दा ये है कि जिनका एडमिशन हो गया है, चाहे वो रेगुलर राउंड में हुआ हो, स्पॉट राउंड में हुआ हो या स्पेशल मॉपअप स्पॉट राउंड में हुआ हो, उनको माइनर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अलॉटमेंट कब होगा, कैसे होगा, उनको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, यह उन्हें जानकारी नहीं है और इसको लेकर के बहुत परेशान हैं। बहुत जिज्ञासा है कि हमें हमारे मेजर सब्जेक्ट के बाद यानी ऑनर सब्जेक्ट के बाद माइनर में क्या मिलेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या मिलेगा, वैल्यू एडेड कोर्स में क्या मिलेगा, तमाम तरह की चीज़ें आप जानना चाहते हैं। मैं इसी मुद्दे पर आपसे आज विस्तार से बात करूंगा और एक एक चीज़ों को बिल्कुल शीशे की तरह से साफ करने की कोशिश करूंगा, स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि बीएचयू में यूजी के सारे अलग अलग कोर्सेस में, यानी चाहे वो बीएचयू मेन कैंपस हो या एफिलिएटेड कॉलेजेस हो, उसमें रेगुलर राउंड 1 to 4 की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। स्पॉट राउंड 1st and 2nd की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। साथ ही साथ स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 2 की जो प्रक्रिया है वह भी अभी हाल ही में समाप्त हुई है, जिसके लिए आपने 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक अपनी फीस जमा की थी। और स्पेशल मॉपअप राउंड 1st की जो प्रक्रिया है वह 8 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक समाप्त हुई थी, आप सभी को मालूम होगा। और साथ ही साथ बीएचयू में सभी यूजी के अलग अलग कोर्सेज में चल रहे एडमिशन की प्रक्रिया को चूँकि 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड में आने वाले बच्चे अपनी फीस 12 बजे रात तक जमा कर लेंगे, यानी 14 अक्टूबर से एडमिशन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। और मुख्य मुद्दा क्या है कि सभी यूजी के अलग अलग कोर्सेज में, चाहे बीएचयू मेन कैंपस हो या एफिलिएटेड कॉलेजेस हो, में माइनर प्लस मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अलॉटमेंट पर कार्य इस समय चल रहा है, जो अंतिम दौर पर है, अपने अंतिम लक्ष्य पर है। और मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूँ कि आपको माइनर सब्जेक्ट या मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, इसकी मुख्य जो कसौटी है, जो क्राइटेरिया है, वह आपका इंडेक्स है, आपका प्रिफरेंस है, रिजर्वेशन पॉलिसी है और डिमांड ऑफ द स्टूडेंट है। 4 ऐसी क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर माइनर या मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। डिमांड, एक बार इस क्राइटेरिया को फिर से सुने, आपको माइनर में आपका पसंदीदा सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी में आपका पसंदीदा सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इंडेक्स कितना है, आपने प्रेफरेंस इसका कैसे भरा है और उस सब्जेक्ट का और विद्यार्थियों के द्वारा मांग कितनी है, और रिजर्वेशन पॉलिसीज को ध्यान में रख करके ही इन सारी चीज़ों का अलॉटमेंट किया जाएगा। अधिकतर सेंटर्स पर, चाहे वो बीएचयू मेन कैंपस हो या एफिलिएटेड कॉलेजेस हो, अधिकतर सेंटर पर माइनर सब्जेक्ट के अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी का काम भी लगभग पूरा किया जा चुका है। बचे हुए काम को, थोड़ा बहुत जो बच गया उसको सोमवार को यानी 14 अक्टूबर 2024 तक निश्चित रूप से पूरा कर लेने की प्रबल संभावना है। मैं आपको बता दूं कि कुल मिला जुला करके 14 अक्टूबर यानी सोमवार तक, यानी नवरात्रि के बाद जब विश्वविद्यालय पुनः खुलेगा, तो मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के अंतर्गत, प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट अलॉटमेंट होगा, जो भी अप्रोप्रिएट होगा, उपयुक्त होगा, विभिन्न कसौटियों को ध्यान में रखते हुए वो आपको प्रदान कर दिया जाएगा, जिससे छुट्टी के बाद यानी 14 अक्टूबर 2024 सोमवार से आपके ऑनर्स यानी मेजर के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की भी क्लासेस शुरू हो सके। यानी आने वाला जो सप्ताह है 14 अक्टूबर से, सोमवार से, इस
इस सप्ताह में आपकी सारी क्लासेस शुरू हो सकें। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें किसी भी तरह का जो चेंज है माइनर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी में वो नहीं होगा। जो आपने प्रेफरेंस भरा उसी प्रेफरेंस के आधार पर आपको माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट देने की कोशिश संबंधित कॉलेज के इंटरनल कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही, चाहे वो माइनर हो चाहे मल्टी डिसिप्लिनरी हो, सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए जो कमेटी है, चूँकि मैं माइनर एंड अदर कोर्स अलॉटमेंट कमेटी का भी एक मेंबर हूँ, इसलिए जो हम लोगों ने काम किया है इस आधार पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोग आपको माइनर में या मल्टी डिसिप्लिनरी में फर्स्ट प्रेफरेंस ही दें, लेकिन चारों क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। चारों क्राइटेरिया क्या है, आपका इंडेक्स क्या है, आपने प्रेफरेंस कैसे भरा है, डिमांड उस सब्जेक्ट की और बच्चों के द्वारा क्या है, और रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, इन चारों के आधार पर पहला ही प्रेफरेंस देने की कोशिश की है। और उसमें अगर नहीं हो पाता है तब आपको दूसरा प्रेफरेंस ले आते हैं, फिर तीसरा ले आते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी अलॉटमेंट कंप्लीट होगा, वैसे ही लगभग बीएचयू मेन कैंपस में भी, सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में और वीकेएम में भी जो आपका ये माइनर अलॉटमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अलॉटमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी, सूचना होगी, वह संबंधित कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आप वहां जा करके देख सकते हैं। कृपया इसके लिए आप अपने कॉलेज की, जिस सेंटर पर आपका एडमिशन हुआ उस कॉलेज की, उस सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आप ज़रूर देखते रहें। साथ ही साथ माइनर एंड अदर सब्जेक्ट अलॉटमेंट जो कमेटी है वो लगातार काम कर रही है और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। सोमवार तक निश्चित रूप से सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो थोड़ा मोड़ा बहुत थोड़ा सा काम बच गया है वो भी मंडे तक पूरा कर लिया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चूँकि मैं वीकेएम की तरफ से सोशल साइंस एडमिशन कमेटी का इंचार्ज भी हूँ और माइनर एंड अदर कोर्स अलॉटमेंट जो कमेटी बनी है उसका भी मैं मेंबर हूँ, इस आधार पर मैं ये तमाम तरह का इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। क्योंकि एडमिशन में पिछले 2 महीने से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ और इस समय जो काम माइनर एंड अदर सब्जेक्ट अलॉटमेंट का चल रहा है उसमें भी मैं मेंबर हूँ, तो लगातार मैं उस पर काम कर रहा हूँ। उसी एक्सपीरियंस के आधार पर, काम के आधार पर मैं तमाम तरह की जानकारी आपको दे रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि सभी सेंटर पर, यानी कॉलेज में प्लस कैंपस में, इस जो माइनर अलॉटमेंट या अदर कोर्स अलॉटमेंट या मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अलॉटमेंट की जो स्थिति है वो लगभग बराबर, यानी सारे सेंटर्स पर मंडे तक स्थिति साफ हो जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप संबंधित कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही नवरात्रि के बाद, दशहरे के बाद विश्वविद्यालय पुनः खुलता है, आप मंडे को 14 अक्टूबर को आप इससे के लिए आप संबंधित कॉलेज में जाकर संपर्क भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका एडमिशन हो गया तो आप कॉलेज जाएंगे ही क्लास करने, तो आप इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि विश्वविद्यालय में पिछले 3-4 दिनों से छुट्टी थी, यानी 10 से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक छुट्टी थी। और माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी जो कमेटी है इस चीज़ को लेकर के कार्य जितना की है, लगभग 99% काम मान के चलिए हो चुका है। तो अब इससे संबंधित जो आपके दिमाग में जो प्रश्न आ रहा होगा कि हम यह कैसे जानेंगे कि हमको माइनर में कौन सा सब्जेक्ट मिला है या मल्टी डिसिप्लिनरी में कौन सा सब्जेक्ट मिला है, तो 90+ में जो काम हो चुका है माइनर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अलॉटमेंट पर, इससे संबंधित जो अलॉटमेंट है यह संबंधित कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी किया गया है। आप कैसे जान पाएँ कि आपको माइनर में कौन सा सब्जेक्ट अलॉट हुआ है और मल्टी डिसिप्लिनरी में कौन सा सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, तो इसके लिए आप अपने कॉलेज के, यानी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर अपलोड किया गया है, जारी किया गया है, वहाँ पर आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या मिला है, ठीक है। और साथ ही साथ कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज के कैंपस में भी
नोटिस बोर्ड पर भी वो डिस्प्ले कर दिया गया है। यानी माइनर का और मल्टी डिसिप्लिनरी का जो भी अलॉटमेंट है वो नोटिस बोर्ड पर और कैंपस में 2-3 जगहों पर डिस्प्ले किया गया है, जिससे कि आप देख लें कि आपको माइनर में और मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या मिला है। इसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा मंडे को, और साथ ही साथ आप चाहें तो इसको कॉलेज में जा करके आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और कोशिश कॉलेज की तरफ से ये भी की गई है कि अगर आपके ऑनर्स सब्जेक्ट के आधार पर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी का जो अलॉटमेंट है वो सारा अलॉटमेंट उस पर भी शेयर किया गया है, जिससे कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही यह जानकारी प्राप्त कर लें, देख लें कि आपको कौन सा माइनर मिला है, कौन सा मल्टी डिसिप्लिनरी मिला है, सब्जेक्ट मिला है। अब आइए उदाहरण के रूप में मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊं। जैसे मैं वीकेएम का उदाहरण लूं और वीकेएम में माइनर, मैं वीकेएम में मेजर की भी बात कर लूं, वीकेएम में माइनर की भी बात कर लूं, वीकेएम में मल्टी डिसिप्लिनरी अलॉटमेंट की भी बात कर लूं। इसी तर्ज पर दूसरे सेंटर पर दूसरे कॉलेजेस में भी काम हुए हैं। मैं उदाहरण के रूप में अपने कॉलेज यानी वीकेएम की बात कर रहा हूं। यही सेम स्थिति दूसरे कॉलेजेस दूसरे सेंटर पर भी हुई होगी। अगर मैं अपने वीकेएम में एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊं और बात मैं यदि सोशल साइंस की करूं तो सोशल साइंस वीकेएम में मैं उदाहरण लेकर के आपको मेजर, माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बताने में समय लगेगा, इसलिए धैर्य बना करके रखिए। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देना है तो थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। अगर मैं मेजर सब्जेक्ट की बात करूं तो मेजर सब्जेक्ट का मतलब ये है, मैं सोशल की बात कर रहा हूं, ऐसे ही आर्ट्स में होगा, ऐसे ही अलग अलग कोर्सेज में होगा। मैं एक उदाहरण के रूप में सोशल साइंस को ले रहा हूं। और मेजर सब्जेक्ट की बात करूं तो मेजर सब्जेक्ट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट आपको ऑनर्स मिला है, यानी जिस ऑनर सब्जेक्ट में आपको एडमिशन मिला है उसी को मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं। और वीकेएम में सोशल साइंस में कुल 270 बच्चों का एडमिशन हुआ है, यानी 270 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएचयू मेन कैंपस में कराया था। वो रेगुलर राउंड, स्पॉट राउंड की बात मैं कर रहा हूँ। अभी स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है, तो वो 60-65 बच्चों को हम छोड़ देते हैं। यानी रेगुलर टू स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड तक मिला करके बीएचयू में 274 बच्चे बीकेएम में जो एडमिशन लिए थे, 274 में से 270 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन 270 बच्चों में से कॉलेज लेवल पर यानी इंटरनल एडमिशन प्रोसेस मात्र 244 बच्चों ने कराया। यानी 8 अक्टूबर 2024 तक स्पॉट राउंड सेकंड तक कुल मिला दिया जाए तो 270 बच्चों ने फीस जमा की, 270 बच्चों ने बीएचयू मेन कैंपस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, लेकिन 270 में से मात्र 244 बच्चे ही कॉलेज में आकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए या इंटरनल एडमिशन प्रोसेस कराए, बाकी बच्चे नहीं आए। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि फर्स्ट फेज में इन्हीं 244 बच्चों का, 270 में से 244 बच्चे जिन लोगों ने कॉलेज में अपना इंटरनल एडमिशन प्रोसेस कराया था, इन्हीं फर्स्ट फेज में इन्हीं 244 बच्चों को माइनर सब्जेक्ट अलॉट किया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अलॉट किया गया है। यानी जो बच्चे नहीं आए उन बच्चों को अभी अलॉट नहीं किया गया, उनको पेंडिंग में रखा गया है, क्योंकि पता ना आप आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या करेंगे, इसीलिए आपको बाहर कर दिया गया है। तो 270 में से 244 जिसने इंटरनल एडमिशन प्रोसेस बीएचयू में होने के बावजूद कॉलेज में आकर वीकेएम में आके कराया था, उन्हीं 244 बच्चों को माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अलॉट किया गया है। अब आइए सब्जेक्ट वाइज मैं आपको समझाता हूं कि 244 बच्चों को जो माइनर सब्जेक्ट अलॉट किया गया है उसकी स्थिति क्या है। मेजर में तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेजर में जो सब्जेक्ट ऑनर्स आपको मिला है वही मेजर सब्जेक्ट होता है, तो मेजर सब्जेक्ट अलॉटमेंट को लेकर के आपको समस्या नहीं होगी, वो तो जो आपको ऑनर्स मिला वही मेजर है। लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में अगर मेजर अलॉटमेंट के भी बारे में समझाऊं तो वीकेएम में मेजर सब्जेक्ट यानी ऑनर्स सब्जेक्ट अलॉटमेंट से संबंधित अगर मैं बात करूं तो कुल सीटें वीकेएम में रेगुलर प्लस पेड मिलाकर के 325 है। फीस जमा किया
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन BHU सेंटर पर हुआ था 270 की, जबकि कॉलेज में आकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले या इंटरनल एडमिशन प्रोसेस को पूरा करने वाले बच्चों की संख्या 244 है। यानी 26 ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने इंटरनल एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं कराया, कॉलेज में इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए इनको अभी कोई भी जो माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी का सब्जेक्ट अलाट नहीं हुआ। खैर मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट यानी ऑनर्स सब्जेक्ट अलाटमेंट की बात कर रहा हूँ। तो 270 बच्चों को जितने लोगों ने एडमिशन लिया है, कब तक? स्पॉट राउंड, रेगुलर राउंड से लेकर के स्पॉट राउंड 2 तक। तो इन 270 बच्चों को मेजर अलाटमेंट किया जा चुका है। और मैं यहाँ पर जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी BHU में किया जा चुका है, इंटरनल एडमिशन के थ्रू मात्र 244 बच्चों का किया गया है। अब मैं आपको यह याद दिला दूं कि सोशल साइंस में कुल कितने विषय चलते हैं। सोशल साइंस में कुल 6 विषय चलते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये 6 सब्जेक्ट हैं। और इन्हीं 6 सब्जेक्ट में से आपको ऑनर सब्जेक्ट मिला होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि VKM में मेजर सब्जेक्ट यानी ऑनर सब्जेक्ट यानी पर कुल जो सीटें हैं, इन 6 सब्जेक्ट को मिला करके VKM में सोशल साइंस की कुल सीटें 325 हैं, जिस पर एडमिशन भले स्पॉट राउंड 2 तक 270 हुआ है, लेकिन सीटें 325 हैं कुल, रेगुलर और पेड को मिला करके। और स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड 2 की प्रक्रिया जो अभी हाल ही में समाप्त हुई है, इसके अंतर्गत कितने बच्चे आते हैं, कितनी सीटें भरती हैं, ये 13 के बाद पता चलेगा। मैं जल्दी से अगर बता दूं तो इन 325 सीटों का सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट है ये भी मैं बहुत जल्दी आपको बता दूं। इकोनॉमिक्स में 55 सीट है, ज्योग्राफी में 31 सीट है, हिस्ट्री में 62 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 65 सीट है, साइकोलॉजी में 48 सीट है, सोशियोलॉजी में 65 सीट है। और इन 6 सब्जेक्ट को मिला दीजिए तो कुल जोड़ करके 325 सीट होता है। और ये 325 सीट हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग कैटेगरी को मिला करके है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स में अगर 55 सीट है तो इस 55 सीट पर ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिया जाएगा, यानी मेजर 55 को ही दिया जाएगा VKM में। इस 55 में यानी 55 में सारे कैटेगरी के बच्चे शामिल हैं। उसमें आप डिटेल चाहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कितने कितने हैं। अब आइए जल्दी से हम माइनर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। और माइनर सब्जेक्ट अलॉटमेंट में भी जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि सोशल साइंस में एडमिशन यदि आप ले रहे हैं तो आपको इन्हीं 6 में से कोई एक सब्जेक्ट मेजर या ऑनर्स के रूप में मिलेगा। और माइनर सब्जेक्ट में भी आपको इन्हीं 6 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट माइनर में आपको मिलेगा। और इसका आधार वही आपका इंडेक्स होगा, प्रेफरेंस होगा, डिमांड होगा और रिजर्वेशन पॉलिसी होगा। तो इन्हीं 6 में से ही आपको माइनर सब्जेक्ट मिलेगा। और माइनर सब्जेक्ट का भी जो सीट है वो सेम मेजर सब्जेक्ट के सीटों की संख्या के बराबर ही है। जैसे इसमें भी इकोनॉमिक्स 65 होगा, ज्योग्राफी 31 होगा, हिस्ट्री 62 होगा, पॉलिटिकल 65 होगा, साइकोलॉजी 48 होगा, सोशियोलॉजी 65 होगा। और कुल मिला जुला करके 325 का अलॉटमेंट माइनर में भी होगा। अब आते हैं आपको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पर, यानी VKM में मल्टी डिसिप्लिनरी अलॉटमेंट की कंडीशन क्या है। और मैं फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट फेज मतलब रेगुलर राउंड से लेकर के स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड तक की बात कर रहा हूँ। और इसमें से जो पहला प्रेफरेंस भरा है, उस पहले प्रेफरेंस के आधार पर मल्टी डिसिप्लिनरी मिलने की संभावना क्या है, मैं इसको उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूँ। सोशल के और मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ही समझ लीजिए, अगर आपका एडमिशन सोशल साइंस में हुआ है तो मल्टी डिसिप्लिनरी में आपको सोशल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होगा। इसके जगह पर आपको आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना होगा या किसी और कोर्स का सब्जेक्ट पढ़ना होगा। चूँकि मैं आर्ट्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि VKM में सिर्फ सोशल और आर्ट्स का कोर्स चलता है। तो VKM में यदि एडमिशन आपका सोशल साइंस में हुआ है तो मल्टी डिसिप्लिनरी में आपको आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और आर्ट्स में कुल 10 सब्जेक्ट VKM में चलते हैं। तो उन्हीं 10 सब्जेक्ट का प्रेफरेंस आपने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा आपका,
उस दौरान इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपने उन 10 आर्ट्स के सब्जेक्ट का प्रेफरेंस भी भरा होगा मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए। माइनर के लिए 6 का भरा होगा और मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए 10 का भरा होगा। तो आप यदि सोशल साइंस में एडमिशन लिए हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी में आपको 10 जो सब्जेक्ट चलते हैं उनमें से उनका प्रेफरेंस भरा होगा और उन्हीं 10 में से कोई एक सब्जेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी में आपको अलॉट किया जाएगा। क्राइटेरिया फिर यहीं पर वही होगी, यानी आपका इंडेक्स, आपका प्रेफरेंस, डिमांड और रिजर्वेशन पॉलिसी। तो मैं यहाँ पर आपको निश्चित रूप से बता दूं कि जहाँ पर आर्ट्स के अलावा और भी तरह के कोर्सेज चलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी में, आप और भी कोर्सेज का प्रेफरेंस भरे होंगे, सब मिला जुला करके वहाँ मिलेगा। वीकेएम में चूँकि आर्ट्स और सोशल ही चलता है तो सोशल के बच्चों को आर्ट्स वाला ही मल्टी डिसिप्लिनरी में सब्जेक्ट मिलेगा और जितने सब्जेक्ट चलते हैं यानी 10 सब्जेक्ट चलते हैं तो 10 ही मिलेगा। मैं एक बार पुनः याद दिला दूं कि मैं यह जो डेटा दे रहा हूं, जो उदाहरण के रूप में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यह फर्स्ट फेज का है, यानी रेगुलर राउंड से लेकर के स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड तक का है। आपने कई प्रेफरेंसेस भरे होंगे तो उसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस के मिलने की कितनी संभावना है इसकी बात मैं कर रहा हूं। अब आइए उदाहरण से आपको सारी चीज़ें समझाता हूं। अब मल्टी डिसिप्लिनरी में जो 10 सब्जेक्ट चलते हैं उन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट सोशल साइंस के बच्चों को मिलेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट AISC की बात किया जाए, AISC एंड आर्कियोलॉजी, इसमें कुल सीटों की संख्या 63 है और फर्स्ट प्रेफरेंस की बात मैं कर रहा हूँ। अगले प्रेफरेंस को जोड़ा जाएगा तो डेटा बदल सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट पेज की बात मैं कर रहा हूँ। और इसकी स्थिति जो हम लोगों ने काम किया था, अभी सेकेंड फेज में काम बाकी है। तो फर्स्ट फेज में AISC एंड आर्कियोलॉजी में कुल 63 सीटें हैं। मांग उस समय तक 9 बच्चों ने की थी और 9 बच्चों को अलॉट कर दिया गया था। इंग्लिश में 51 सीटें थी लेकिन बहुत बच्चों की मांग थी, इसलिए इस 51 सीटों को बढ़ा करके 100 सीट कर दिया गया और कुछ सीटों की में जिसकी मांग बहुत कम थी उसको घटा करके उन सीटों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। इसकी संख्या को बढ़ा करके 51 से लगभग 2 गुना कर दिया गया, यानी 100 कर दिया गया। तो इंग्लिश में अब निर्धारित सीटों की संख्या में वीकेएम की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में निर्धारित सीटों की संख्या मल्टी डिसिप्लिनरी में अब 100 हो गई है। 84 बच्चों ने मांग की थी और इसमें 84 बच्चों को 84 बच्चों को दे दिया गया। हिंदी की बात करें तो कुल सीटें निर्धारित 65 हैं, 31 लोगों ने डिमांड की थी, सभी लोगों को दे दिया गया। होम साइंस में कुल 46 सीटें हैं, सिर्फ एक बच्ची के तरफ से डिमांड किया गया था और उसको निश्चित रूप से मिल जाएगा। और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की बात करें तो 8 सीटें हैं, एक ने मांगा था उसको दे दिया गया। म्यूजिक वोकल की बात करें तो 8 सीटें हैं, एक ने मांगा था उसको दे दिया गया। पेंटिंग की बात करें तो कुल निर्धारित सीटें 13 हैं, जिसमें 2 बच्चों ने मांगा था, दोनों को मिल गया। फिलोसफी में 35 सीटें हैं, 6 बच्चों ने मांगा था, उन सभी 6 को मिल गए। संस्कृत में कुल 24 सीटें हैं, एक भी बच्चे ने, सोशल साइंस के एक भी बच्चे ने मल्टी डिसिप्लिनरी में संस्कृत नहीं लिया, नहीं मांगा, तो ये पूरी की पूरी सीटें खाली हो गई। यानी इन टोटल सीटों की संख्या देखा जाए, कुल इन 10 सब्जेक्ट को मिलाकर के, और 10 में मैं ज्योग्राफी, चूंकि सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, आर्ट्स का दोनों का सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसको सोशल में शामिल किया हूं, तो आर्ट्स में नहीं रख सकता, इसलिए 10 में से 1 माइनस हो गया, यानी 9 सब्जेक्ट में टोटल निर्धारित सीटों की संख्या मिला दिया जाए तो कुल 344 है। यानी वीकेएम में आर्ट्स की सभी सीटों की संख्या को, यानी ज्योग्राफी को हटा दिया जाए तो निर्धारित सीटों की संख्या कुल 344 है। और इन 344 सीटों का फर्स्ट फेज में फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने के आसार पर मैं आपको डेटा दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये स्थिति थी। निश्चित रूप से यह फर्स्ट फेज की मैं बात कर रहा हूं और 27 सितंबर 2024 से लेकर के यानी रेगुलर राउंड 1 to 4 से लेकर के जो स्पॉट राउंड में जो फर्स्ट एंड सेकेंड तक जो 28 सितंबर तक बच्चे रिपोर्ट किए थे, उन्हीं बच्चों को अभी तक अलॉट किया गया, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। आपको बार बार समझा रहा हूं कि यह फर्स्ट फेज है और फर्स्ट फेज में रेगुलर राउंड चारों और स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड के बच्चों को जो अलॉट किया गया है उनके आधार पर मैं डेटा बता रहा हूं। जब अगला राउंड जो स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड वाले बच्चे आएंगे तो उनको अलग से ये चीज़ें की जाएंगी। अब विशेष बात मैं आपको बता दूं, जो जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊं उसमें विशेष बात क्या है
कि इसमें इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अधिक है, यानी इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की रुचि अधिक है, इंग्लिश लेने वाले बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा है। इसलिए इंग्लिश के निर्धारित सीटों को 51 से बढ़ा करके 100 कर दिया गया, लगभग 2 गुना कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने क्या निकल के आई कि होम साइंस पढ़ने वालों की संख्या में अप्रत्याशित गिरावट हुई है, यानी मात्र एक बच्चे का होम साइंस मांगना, ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है कि होम साइंस के पढ़ने के प्रति जो बच्चों का रुझान है वो इतना ज़्यादा कम क्यों हुआ है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जो चौंकाने वाला डेटा है, वो ये है कि संस्कृत की मांग मल्टीडिसिप्लिनरी में सोशल साइंस के एक भी बच्चे ने नहीं किया, यानी उसका खाता भी नहीं खुला। मैं फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। हो सकता है सेकंड फेज में, सेकंड प्रेफरेंस में, थर्ड प्रेफरेंस में कोई मांग ले, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट फेज में संस्कृत में एक भी बच्ची ने मल्टीडिसिप्लिनरी में ऑप्शन नहीं दिया, नहीं मांग की थी। तो निश्चित रूप से ऐसे ही तमाम सीटों को कम करके इंग्लिश की सीट को बढ़ाया गया है, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों की डिमांड सोशल साइंस के बच्चों ने ज़्यादा की थी। यानी बात साफ है कि सोशल साइंस के बच्चों को इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है। अगर उन्हें आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़े तो उनको इंग्लिश से अच्छा बेहतर कोई सब्जेक्ट दूसरा नहीं लगता है। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस से हमारी निर्धारित सीटें नहीं भरती हैं, तो सेकंड प्रेफरेंस, फिर थर्ड प्रेफरेंस, फिर फोर्थ प्रेफरेंस, ऐसे भरता जाएगा जब तक कि निर्धारित सीटें नहीं भरती हैं। और उन सभी निर्धारित सीटों को, मल्टीडिसिप्लिनरी को या माइनर सब्जेक्ट को, इसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंसेस को लेकर के भरने की कोशिश की जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊं कि किस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस के आधार पर भरा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने फर्स्ट प्रेफरेंस मान लीजिए जियोग्राफी दिया है, मल्टीडिसिप्लिनरी की बात मैं कर रहा हूँ। मल्टीडिसिप्लिनरी में किसी स्टूडेंट ने पहला प्रेफरेंस जियोग्राफी दिया, दूसरा मैथ दिया, तीसरा स्टैट्स दिया, चौथा इंग्लिश दिया। मैं ये जितने भी सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ वीके में चलता है। तो जियोग्राफी अगर आपने दिया है मल्टीडिसिप्लिनरी में, तो चूंकि आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस का सब्जेक्ट जियोग्राफी मुख्य रूप से है, तो इसलिए मल्टीडिसिप्लिनरी में आपको जियोग्राफी नहीं मिलेगा, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस माना ही नहीं जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। अब दूसरा प्रेफरेंस मान लीजिए आपने मैथ दे दिया है, तो मैथ जो है वीके में चलता है, लेकिन मेजर में नहीं मिलता है, माइनर में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मैथ नहीं मिलेगा, और स्टैट्स दिया है तो वो भी नहीं मिलेगा। अगर आपने चौथा प्रेफरेंस इंग्लिश दिया है तो इंग्लिश आपको दिया जाएगा, यानी चौथा प्रेफरेंस आपका पहला प्रेफरेंस हो जाएगा। यहीं से आपका उपयुक्त प्रेफरेंस माना जाएगा और यहीं से आपको अलॉट किया जाएगा। और आपको इंग्लिश फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है तो ठीक है, अगर किसी भी कीमत पर नहीं मिलता है तो दूसरा प्रेफरेंस देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और जब इंग्लिश का या ऐसे दूसरे सब्जेक्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा तो रिजर्वेशन पॉलिसी को भी ध्यान में देना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका इंडेक्स और बच्चों के द्वारा किया गया मांग और जो प्रेफरेंस और रिजर्वेशन पॉलिसी, इन 4 मुद्दों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। और इंग्लिश मान लीजिए अगर आपको दिया जाता है, तो एक उदाहरण के रूप पर रिजर्वेशन पॉलिसी की बात किया जाए तो जनरल को 40.5 यानी 40.5% ध्यान में रखा गया है, ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ईडब्ल्यूएस को 10%, यानी कुल मिला करके 100% हो गया। यानी इसी रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर इन चीज़ों को आपको दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यह सारा जो प्रेफरेंस है, इन प्रेफरेंसेस के आधार पर सारी निर्धारित सीटों को भरने की कोशिश इन तमाम तरह के नियमों के आधार पर किया जा रहा है। जो थोड़ा सा काम बच गया है वो मंडे को यानी 14 अक्टूबर को निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। मैं जाते जाते आपको बता दूं कि यह बीएचयू या किसी कॉलेज की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि चूंकि मैंने इन दोनों मुद्दों पर बहुत विस्तार से काम किया है, इसलिए मैं अपने अनुभवों के आधार पर तमाम तरह की जानकारी आपको दे रहा हूँ। मैंने कोशिश की है कि मैं सही और वैध जानकारी आपको दूं, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है
तो BHU और कॉलेज द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। यह BHU इससे संबंधित जो जानकारी है, या BHU या कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मौजूद है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। आपको हमेशा की तरह अगर कोई नया अपडेट्स आता है तो मैं निश्चित रूप से साझा करता रहूँगा। और साथ ही साथ इसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, कन्फ्यूजन है, दुविधा है, तो निश्चित रूप से आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, आप BHU मेन कैंपस डीन ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, या आप सेंट्रल एडमिशन कमेटी से संपर्क कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा, या आप एडमिशन से जुड़े हुए किसी अन्य विषय विशेषज्ञ से भी बात कर सकते हैं, आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।